एवरीवन, दिस इज प्राक्षु एंड यू आर वाचिंग बायोलर्नम। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सेल साइकिल के बारे में, और सेल साइकिल क्यों हो रहा है, इसके कितने फेजेस हैं, हर फेज के अंदर क्या डिफरेंस है एक दूसरे से, इन सब बातों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सेल साइकिल आखिर है क्या, क्यों हो रहा है ये? तो सेल साइकिल बच्चे एक तरीके का साइक्लिक इवेंट है। साइकिल का मतलब क्या है कि साइक्लिक इवेंट होगा। जैसे कि अगर 4 स्टेप्स हैं ए बी सी डी, तो ए से बी, बी टू सी, सी टू डी और डी वापस ए के अंदर, तो इसको हम साइकिल बोलते हैं। इंडिविजुअल की मैं बात करूं तो वो एक सिंगल सेल से बना होता है, जिस सेल को हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं जाइगोट। ओके, तो जाइगोट नाम का एक सेल होता है जो कि बनता है फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवा से, और इस सिंगल सेल से कॉम्प्लेक्स मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो ये प्रोसेस कैसे हो पा रहा है, कैसे संभव है ये? तो हाउ इज इट पॉसिबल? बिकॉज ऑफ सेल डिवीजन, कि एक सिंगल सेल से हमारे पास एक ऐसी बॉडी बन रही है जिस बॉडी के अंदर मिलियंस ऑफ सेल्स हैं। ओके, नाउ सेल डिवीजन किस पर्टिकुलर पॉइंट पे होता है? सेल डिवीजन एक ऐसे पॉइंट पे होगा, जैसे सबसे पहले सेल डिवीजन के लिए जाइगोट के अंदर क्या होता है, यहाँ पर सेल डिवाइड कर रहे हैं। अदरवाइज मैं अगर एक जनरल केस की बात करूं तो यहाँ पर सपोज करो बच्चे ये एक सेल है और ये इसका न्यूक्लियस है। सबसे पहले क्या होता है ना, ये सेल ग्रो करना शुरू करता है, थोड़ा सा साइज में ये बड़ा हो जाएगा। बड़ा हो गया तो बड़े होने के बाद क्या होगा कि इसका साइटोप्लाज्म, सपोज अब इसका साइज ये हो गया है, ठीक है, तो इसका साइज अब हो गया है ये। अब इस साइज के अकॉर्डिंग इसका न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस बहुत छोटा पड़ रहा है, तो हम बोलते हैं व्हेन अ सेल ग्रोज, तो ग्रो होने के बाद उसका साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का जो रेशियो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और जब सेल का साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस रेशियो डिस्टर्ब हो जाता है तो सेल ये डिसाइड कर लेता है कि अब मुझे डिवाइड होना पड़ेगा, अब मुझे एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बनाने पड़ेंगे, कि एक न्यूक्लियस के कंट्रोल में नहीं आ रही हैं अब सब चीजें, तो सेल डिसाइड्स टू डिवाइड। तो ये डिसीजन सेल की लाइफ में तब आता है जब सेल का न्यूक्लियस छोटा रह गया और साइटोप्लाज्म ज्यादा हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स के बारे में। सेल साइकिल को समझने के लिए पहले कुछ 3 तरीके के सेल्स को पढ़ लेते हैं। 3 तरीके के सेल कौन कौन से हैं? लेबाइल सेल्स, स्टेबल सेल्स एंड परमानेंट सेल्स। लेबाइल सेल्स यानी बॉडी के अंदर, ह्यूमन की बॉडी के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स हैं। तो एक कैटेगरी ऐसे सेल्स की है जिनको हम बोलते हैं लेबाइल सेल्स। लेबाइल सेल्स के अंदर मूवमेंट चलती रहेगी। मूवमेंट चलती रहेगी का क्या मतलब है कि ये डिवाइड होते रहेंगे, अपना नंबर इंक्रीज करते रहेंगे। तो दे आर हाईली प्रोलिफरेटिंग, बहुत ज्यादा प्रोलिफरेट करते हैं, अपना नंबर बहुत ज्यादा इंक्रीज करते हैं। दे अंडरगो रैपिड सेल डिवीजन, सेल डिवीजन चलता रहेगा इनके अंदर लगातार। देन इट इंक्लूड्स एपिथेलियल सेल्स, एग्जाम्पल आ जाता है इसमें एपिथेलियल सेल्स, हमारे जो स्किन के सेल्स हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं स्टेबल सेल्स की, ये एपिथेलियल सेल्स है बच्चे। स्टेबल सेल्स की बात करें तो ये ऐसे सेल्स होते हैं जो कि डिवाइड करना तो जानते हैं पर अपने आप को कंट्रोल में रखते हैं। सिर्फ तभी डिवाइड करेंगे जब बहुत ज़्यादा सर पे आ जाएगा पानी, सिर्फ तभी डिवाइड करेंगे। दे डिवाइड ओनली व्हेन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, यानी आता तो है डिवाइड करना, पर डिवाइड करेंगे कब? जब बॉडी को जरूरत है। परमानेंट सेल्स यानी कि दीज सेल्स आर इन अ परमानेंट स्टेट एंड डू नॉट डिवाइड एट ऑल, बिल्कुल भी डिवाइड नहीं करेंगे चाहे कुछ हो जाए। तो इन्होंने बिल्कुल ठान लिया है, दे डू नॉट शो सेल डिवीजन, कोई भी सेल डिवीजन का साइन ये शो नहीं करेंगे। एग्जाम्पल्स आ जाते हैं इसमें नर्व सेल एंड कार्डियक मसल्स। आगे हम बात करते हैं अब सेल साइकिल के बारे में। सेल साइकिल क्या है? इट इज लाइफ स्पैन ऑफ सेल आफ्टर विच इट डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल्स। तो ये हुई ना बात, ये अब आ गया एक्चुअल रीजन क्यों सेल साइकिल के अंदर सेल घूम रहा है। तो सेल साइकिल के अंदर इस सेल ने एंटर किया यहाँ पर, और ये यहाँ पर अल्टीमेटली 1 से 2 डॉटर सेल्स बन जाएंगे जब सेल साइकिल खत्म हो जाएगा। तो यही मोटिव है, यही पर्पस है। Inside the nucleus, genetic material undergoes replication followed by cell division into 2 daughter cells. तो जो सेल का न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है ये क्या होगा, पहले रेप्लिकेट होगा और उसके बाद क्या होगा, सेल डिवाइड करेगा। तो सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन,
सेल ग्रोथ, ये तीन चीज़ें होती हैं किस टाइम पर, सेल साइकिल के टाइम पर। सेल साइज में भी बड़ा हो रहा है, सेल के अंदर डीएनए भी रेप्लिकेट करेगा, यानी कि जो सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर जो भी इसका जेनेटिक मटेरियल है वो क्या हो रहा है, डुप्लीकेट हो रहा है, डबल हो रहा है, ठीक है। और अल्टीमेटली क्या हो रहा है, सेल डिवीजन। तो हम सेल साइकिल को बोल देते हैं कि इट इज सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, अपने जीनोम को, अपने डीएनए को इसने क्या किया, डुप्लीकेट किया, डबल किया, synthesizes other constituents of the cell and eventually divides into two daughter cells। इसको हम बोलते हैं सेल साइकिल। तो एनसीईआरटी की डेफिनेशन है ये कि ये एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस में चलेगा प्रोसेस। सबसे पहले क्या होगा, अपने डीएनए को डुप्लीकेट करेगा, उसके बाद क्या होगा, और जो अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, और भी कोई रिक्वायरमेंट है सेल की, उसको यू बोल सकते हैं, उसका इंतजाम करेगा एंड अल्टीमेटली डिवाइड करेगा दो सेल्स के अंदर, और इसको हम बोलते हैं सेल साइकिल, ठीक है। द रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू टू डॉटर न्यूक्लियाई बाय कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स यानी अब जब डीएनए डुप्लीकेट किया है, डीएनए हमारा डबल हो गया है, तो क्रोमोसोम्स जो होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, एक तरीके से डबल हो जाएंगे ना, नंबर में डबल नहीं होंगे वो। पर्टिकुलरली सपोज हमारे क्रोमोसोम्स कुछ इस तरीके से सेल साइकिल में जाने से पहले प्रेजेंट है, सेल साइकिल की तैयारी के बाद वो कुछ ऐसे हो जाते हैं। तो अब फाइनली क्या होगा, हमारे जो क्रोमोसोम्स होंगे वो यहाँ सेंटर से टूटेंगे एंड दे आर डिवाइडेड इनटू टू डॉटर न्यूक्लियाई, जो अल्टीमेटली हमारे पास एक से दो न्यूक्लियस बनेंगे, उनके अंदर फाइनली फिर वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो जो भी तैयारी की थी हमने, उसके बाद वो फाइनली क्रोमोसोम्स, क्रोमेटिन मटेरियल क्रोमोसोम्स की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, तो क्रोमेटिन मटेरियल क्रोमोसोम्स की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो सेल साइकिल के फेजेस यानी कि उसके पार्ट्स की हम बात करें तो दो इसके फेजेस रहेंगे। पहला है हमारा नॉन डिवाइडिंग इंटरफेज और दूसरा है हमारा डिवाइडिंग एम फेज। बच्चे अब सेल को पता है कि सेल ने डिवाइड करना है, वो सेल साइकिल में घुसा, पहले उसने कुछ इंतजाम किए, कुछ प्रेपरेशन की और अल्टीमेटली वो डिवाइड किया। तो जब तक वो तैयारी में है तो उस पर्टिकुलर फेज को हम बोल देते हैं इंटरफेज, और जब वो फाइनली डिवाइड करेगा तो उस डिवाइडिंग फेज को हम बोल देते हैं एम फेज। यहाँ पर एम इज रिप्रेजेंटिंग माइटोटिक फेज, एम का मतलब क्या है यहाँ पर, माइटोटिक फेज। तो नॉन डिवाइडिंग इंटरफेस एंड डिवाइडिंग एम फेज अगर रिप्रेजेंट करें तो कुछ इस तरीके से चल रहा है, ये हमारा पूरा साइकिल है और इस साइकिल के अंदर सिर्फ इतना हिस्सा क्या है, एम फेज है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर ज़्यादा समय तो तैयारी में ही लग गया, जो एक्चुअली में जो काम करना था, डिवीजन का जो काम था उसको होने में तो बहुत कम समय लगा। तो मोर देन 95% ऑफ द टाइम इट इज स्पेंट इन इंटरफेज और 5% के लगभग या उससे भी कम टाइम माइटोटिक या फिर एम फेज के अंदर सेल स्पेंड करता है। आगे बात करें नॉन डिवाइडिंग फेज जो है हमारा, ये नॉन डिवाइडिंग फेज के फर्दर हमारे पास 3 सब फेजेस हैं, जैसे कि गैप 1, एस फेज एंड गैप 2 फेज, और एम फेज के हमारे पास फर्दर 5 बोल सकते हैं सब फेजेस हैं, जैसे कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज एंड फाइनली साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं पहले इंटरफेज की। तो इंटरफेज के अंदर तैयारी चल रही है, ठीक है। अगर मैं बोल रही हूँ ये मेरा क्या है, माइटोटिक फेज है, इसके अंदर सेल डिवाइड करेगा। तो सेल ने जब डिवाइड करने का सोचा तो डिवाइड कर लिया, सपोज एक सेल से यहाँ पर 2 सेल बन गए। अब 2 सेल में से एक सेल वापस से घुसा सेल साइकिल के अंदर, ठीक है, दोनों घुसेंगे वैसे तो अपनी अपनी सेल साइकिल में, दे विल एंटर। तो दोबारा से वो सेल साइकिल में घुसा, सेल साइकिल में घुसा तो बीच में एक एस फेज है। यहाँ पर देखो बच्चे, एस फेज इज रिप्रेजेंटिंग डीएनए सिंथेसिस, सिंथेटिक फेज बोलते हैं इसको। तो जब सेल साइकिल में घुसा, सिंथेटिक फेज आने से पहले वाला फेज एक गैप होगा जिसको हम बोलेंगे गैप 1, तो इट इज G1 फेज। और सिंथेटिक फेज या एस फेज के बाद एम फेज में एंटर करने से पहले एक दूसरा गैप आएगा जिसको हम बोलेंगे गैप 2। तो यहां पर इंटरफेज के 3 फेजेस हैं, वन इज गैप 1, अदर इज एस एंड थर्ड इज गैप 2, G2। एस फेज से पहले आता है गैप 1 और एस फेज के बाद में आएगा गैप 2। एम फेज की बात करें तो एम फेज के अंदर यहाँ पर मेन जो इसके स्टेप्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, 4 और 5वां साइटोकाइनेसिस को हम अलग भी पढ़ सकते हैं। तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, इसको हम याद करते हैं पी मैट से, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज एंड फाइनली साइटोकाइनेसिस होगा। ठीक है,
तो इस तरीके से सेल के फेजेस हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरफेज के बारे में कि इंटरफेज के अंदर क्या होता है। इंटरफेज कैसा है जी, लॉन्ग है, बहुत लंबा समय है, 95% से ज़्यादा टाइम सेल इसमें गुजारता है। नॉन डिवाइडिंग, इसके अंदर सेल डिवाइड नहीं करता है। ग्रोइंग फेज ऑफ द सेल साइकिल, इसके अंदर सेल ग्रो करता है। मोस्ट एक्टिव फेज, द पीरियड ऑफ इंटेंस ग्रोथ एंड सिंथेसिस इन विच सेल स्टॉक्स ऑल बायोकेमिकल्स रिक्वायर्ड फॉर सेल डिवीजन। सेल इस टाइम पर इंतजाम कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है। होता है ना, ट्रिप तो 2 दिन का है, तैयारी में कितने दिन लगा दिए, 10 दिन लगा दिए। तो बहुत सारी तैयारी कर रहा है सेल अपने डिवीजन की। तो ये हो गया मोस्ट एक्टिव फेज। साइंटिस्ट को पहले लगता था, जब माइक्रोस्कोप्स के नीचे देखा सेल को, तो देखा कि इसके अंदर यहाँ पर कोई डिवीजन नहीं हो रहा है इस पर्टिकुलर फेज के अंदर, तो इसलिए इनको बोल दिया नॉन डिवाइडिंग फेज, क्योंकि न्यूक्लियस जो था उसके अंदर कोई हमें साइन, कोई मूवमेंट नहीं दिख रही थी, तो हमने बोल दिया नॉन डिवाइडिंग फेज इंटरफेज को। पर जब लेटर ऑन स्टडी किया गया, थोड़ी डीप इंटेंस स्टडी हुई, तो ये पता चला कि इंटरफेज के अंदर तो सबसे ज़रूरी काम हो रहा है। इंटरफेज के अंदर डीएनए सिंथेसिस हो रहा है, हमारा डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए हो रहा है, जिसके बिना तो सेल डिवीजन हो ही नहीं सकता। तो अंदर ही अंदर गुपचुप चल रही है, अंदर ही अंदर सारी तैयारियां चल रही हैं, कब, इंटरफेज के अंदर। और इंटरफेज जो है हमारा एक किस्म का मोस्ट एक्टिव फेज है। इट इज ऑल्सो नोन एज रेस्टिंग फेज बिकॉज देर इज नो अपरेंट सेल एक्टिविटी। ये वही बात हो गई, दिखने में कुछ भी नहीं दिखता माइक्रोस्कोप के नीचे अगर हम देखें, तो इसको रेस्टिंग फेज बोल देते हैं। इट इज सिग्निफिकेंट टू नोट दैट, अब ये बात इंपॉर्टेंट है बच्चे, कि अगर 24 घंटे का एवरेज साइकिल है सेल साइकिल ऑफ अ ह्यूमन सेल, एवरेज सेल साइकिल ऑफ अ ह्यूमन सेल 24 आवर्स है, तो सेल उसके अंदर सेल डिवीजन सिर्फ 1 घंटे में निपटा देता है। तो 24 घंटे में से 23 घंटे तैयारी करता रहा, और सेल डिवीजन जो मेन काम था उसको 1 घंटे में निपटा दिया सेल ने। तो इस तरीके से सेल डिवीजन के जो 2 पर्टिकुलर फेजेस है सेल साइकिल के, वो इस रेशियो के अंदर होते हैं। यहाँ पर अगर सपोज टाइम लग रहा है 23 घंटे, तो यहाँ पर ये सारा काम कितने घंटे में हो जा रहा है, 1 घंटे में हो जा रहा है। टोटल 24 घंटे के अंदर एक सेल से 2 सेल बन जाएंगे। सो इंटरफेज लास्ट फॉर मोर देन 95% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। नेक्स्ट आ जाता है हमारा इंटरफेज के फर्दर फेजेस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इस G1 फेज के बारे में, पहला गैप। ओके, तो इंटरफेज बिगिंस विद G1 फेज, गैप 1 फेज। इट इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ इंटरफेज प्रेजेंट बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। अब देखो, एक तरफ तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक तरफ तो M फेज है और दूसरी तरफ क्या है, S फेज है। M फेज और S फेज के बीच में कौन सा फेज है, बीच में प्रेजेंट है G1 फेज, गैप 1 फेज। ठीक है, मोस्ट ऑफ द सेल्स स्टे इन G1 फेज, मोस्ट ऑफ द टाइम, ज्यादातर G1 में ही बैठे रहते हैं सेल्स। एक्टिव सिंथेसिस, अब इसमें होता क्या है, एक्टिव सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स। सबसे ज्यादा आरएनए प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है यहाँ पर। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनेलीज डुप्लीकेशन अकर इन ड्यूरिंग दिस स्टेज। सबसे ज्यादा ऑर्गेनेली डुप्लीकेशन भी यहीं पर हो रहा है। तो सेल ने किया क्या गैप 1 में, ये भी बच्चे कोई गैप नहीं है, ये भी, इसमें भी कोई फ्री में नहीं बैठा सेल। ओके, यहाँ पर भी काम चल रहा है। कौन सा काम चल रहा है, आरएनए बन गए, प्रोटीन बन गए, ऑर्गेनेली डुप्लीकेट हो गई। जैसे सपोज करो सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम्स हो गए, अदर देन दैट हमारे पास गोल्जी हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गए, सब क्या है, ऑर्गेनेलीज है। तो ये ऑर्गेनेली डुप्लीकेशन भी हो रहा है। ठीक है, सेल डिवाइड फ्रीक्वेंटली, शॉर्ट G1 फेज, सेल डोंट डिवाइड फ्रीक्वेंटली, लॉन्गर G1 फेज। तो सेल अगर डिवाइड करता रहता है, ये कौन से सेल्स हैं, ये लेबाइल सेल्स हैं। लेबाइल सेल्स सेल डिवाइड करता रहता है, तो इनका G1 फेज, अरे भाई जल्दी आगे चलेगा सेल, G1 से S में जाएगा, G2 में जाएगा, अरे फिर M फेज भी करना है, तो इसका G1 छोटा रहेगा, जो सेल जल्दी डिवाइड कर रहे हैं। और जो सेल्स थोड़ा स्लो डिवाइड करते हैं, अरे थोड़ा आराम से, तो ऐसे सेल्स G1 फेज इनका लंबा होगा, गैप ही गैप लेते रहेंगे ये, तो इनका G1 फेज कंपैरेटिवली लंबा होगा। उसके बाद ये थोड़ा सा अतरंगी सा फेज आ जाता है हमारा, इसको हम बोलते हैं G0 फेज। G0 फेज हमारे पास यहाँ पर नॉन डिवाइडिंग सेल। अब जिस सेल ने ठान ली है मैंने तो डिवाइड करना ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। एग्जाम्पल क्या पढ़ा था बच्चे, नर्व सेल, कार्डियक मसल सेल। अब ये वो वाली कैटेगरी है, इन्होंने ठान लिया मैं तो डिवाइड करूंगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये सेल एंटर करता है क्विसेंट स्टेज के अंदर। क्विसेंट यानी कि कुछ भी नहीं करेगा, इनएक्टिव हो जाएगा, बिल्कुल ही अपने आप को आइसोलेशन ले लेगा, बिल्कुल मोह माया से दूर चला जाएगा। उस फेज को हम बोलेंगे क्विसेंट फेज। ओके, क्विसेंट फेज ऑफ द सेल साइकिल। एंड इन दिस फेज सेल रिमेन्स मेटाबॉलिकली एक्टिव। देखने में तो हष्ट पुष्ट
पूरा प्रॉपर लगेगा, मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा, सभी काम करेगा ये, बट डू नॉट प्रोलिफरेट, नंबर इंक्रीज नहीं करेगा। अगर इस सेल को डिवाइड करना पड़ गया ना, कभी डिवाइड नहीं करेगा, बाकी कुछ भी करा लो, डिवीजन नहीं करूंगा। एग्जाम्पल आ जाता है इसका नर्व सेल। तो जी नॉट फेज बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चे, तो इसको जरूर याद रखना है, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। तो गैप 1 हो गया हमारा। आगे बात करेंगे हम एस फेज के बारे में। आ ही गया वो सिंथेटिक फेज जिसका इंतजार था। इसके अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पर डीएनए सिंथेसिस हो रहा है। डीएनए सिंथेसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट क्रूशियल पार्ट जो होना है हमारे सेल साइकिल के अंदर। सेल डुप्लीकेट नहीं करेगा, डीएनए डुप्लीकेट नहीं करेगा, डबल नहीं होगा, तो हमारा सेल डिवाइड कैसे करेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डीएनए सिंथेसिस हो रहा है और उसका रेप्लिकेशन हो रहा है। ठीक है। ईच क्रोमोसोम नाउ कंसिस्ट ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स, नंबर ऑफ सेंट्रोमियर्स एंड क्रोमोसोम्स रिमेन्स अनचेंज्ड। अब यहाँ पर एक मिस्ट्री आ जाती है, बड़े ध्यान से सुनना है। नंबर ऑफ सेंट्रोमियर एंड क्रोमोसोम। बच्चे क्रोमोसोम पता है क्या होता है, क्रोमोसोम कुछ ऐसा दिखने वाला प्राणी होता है। ओके, तो कुछ ऐसा सा दिखने वाला, इसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर सेंटर में ये जो गोला होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। ये एक ऐसा जॉइंट है जो कि हमारी सिस्टर क्रोमेटिड्स को जोड़ के रखता है। ठीक है, तो ये एक बहन है और ये दूसरी बहन है, दीज आर सिस्टर क्रोमेटिड्स। और इन सिस्टर क्रोमेटिड्स को सेंटर में से कौन जोड़ के रखेगा, कौन जोड़ेगा, सेंट्रोमियर। तो यहाँ पर बोल रहे हैं क्रोमोसोम अब के पास अब 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स हो गई हैं सिंथेटिक फेज में, और सेंट्रोमियर और क्रोमोसोम का नंबर अनचेंज रहेगा। यानी कि अगर सपोज हम बात करते हैं एक सेल के पास, सपोज यहाँ पर अभी एस फेज में आने से पहले इस तरीके से 3 क्रोमोसोम्स थे। तो ये 3 क्रोमोसोम्स कुछ ऐसे दिखते थे, न्यूक्लियस के अंदर बैठे थे। ये सेल ने डिसाइड किया कि डीएनए को डुप्लीकेट करना है। डीएनए डुप्लीकेट तो होगा बट क्रोमोसोम्स का नंबर अनचेंज्ड रहेगा, क्रोमोसोम का नंबर नहीं बढ़ेगा। ऐसे नहीं है कि इस 3 से हमारे पास 6 क्रोमोसोम आ जाएंगे, नो। डीएनए का डुप्लीकेशन तो होगा बट वो डीएनए डुप्लीकेट कैसे करेगा, इसी एक क्रोमोसोम के ऊपर वो डबल होगा। इसी एक क्रोमोसोम के ऊपर कैसे डबल होगा, अभी इसके पास 1 क्रोमेटिड आर्म है, फिर इसके पास 2 क्रोमेटिड आर्म हो जाएंगी, सिंपल। इसके पास 2 क्रोमेटिड आर्म हो गई। बोल रहे हैं डीएनए डबल तो किया बट सेंटर में ये जो सेंट्रोमियर है ये भी सेम है, इनका नंबर भी 3 ही है, और जो क्रोमोसोम्स हैं उसका नंबर भी 3 ही है। सेंट्रोमियर और क्रोमोसोम का नंबर कांस्टेंट रहेगा, डीएनए का कंटेंट डबल हो जाएगा। ठीक है, ये वो बात हो गई कि अगर मैं एक एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम को वेट करूं, इसका वजन करूं, तो देखूंगी कि इसका जो वेट है वो तो डबल हो गया है पर इसका नंबर जो है वो कांस्टेंट है। अगर ह्यूमन के सेल के अंदर 23 क्रोमोसोम्स हैं तो एस फेज में आने से पहले वो 23 थे, आने के बाद भी वो 23 ही रहेंगे, पर उन 23 का जो कंटेंट है डीएनए वो डबल हो जाएगा। ठीक है, डबल कैसे होगा, एक क्रोमेटिड आर्म थी यहां पर, एक क्रोमेटिड आर्म से ये 2 क्रोमेटिड आर्म्स बन गई, तो डीएनए कंटेंट डबल हो गया, वजन बढ़ गया। समझने के लिए सिंपल सी जो टेक्निक से हम समझ सकते हैं, एक तरीके से हमारा जो वेट है टोटल किसका, एक क्रोमोसोम का, वो बढ़ गया है, उसके ऊपर और डीएनए चढ़ गया है पर उसका नंबर इंक्रीज नहीं हुआ है। तो बोलते हैं सेल रिटेन ओरिजिनल डिप्लॉयड क्रोमोसोम, डिप्लॉयड यानी 2n, 2 into 23 दैट इज 46 क्रोमोसोम्स ही रहेंगे, 46 के 92 नहीं होंगे, बट इट हैज डुप्लीकेट सेट ऑफ जीन्स, जीन्स डबल हो गए इसके पास क्योंकि यहाँ पर इसकी क्रोमेटिड आर्म्स आ गई। ये देखो, ये जो क्रोमेटिड आर्म्स है इनके पास सेम जीन्स है, इनके ऊपर सेम जीन्स पड़े हुए हैं। ठीक है, जो जीन्स इस पर्टिकुलर आर्म पे यहाँ पे होंगे वो इस पर्टिकुलर आर्म पे यहाँ पे होंगे, जो जीन यहाँ पे होगा वो यहाँ पे होगा। तो जीन्स सेम है दोनों आर्म्स के पास, पर वो क्या हो गई है, डुप्लीकेट हो गई है। The cell has double amount of DNA present in the original diploid cell. तो अगर देखो 2n सेल के पास यहाँ पर 2c कंटेंट है किसका, डीएनए का, तो अब आफ्टर एस फेज इस 2n सेल के पास 4c हो जाएगा डीएनए कंटेंट। ठीक है, यानी कि 2n यानी 46 क्रोमोसोम्स के पास अगर 2c कंटेंट था, c को मान लेते हैं कोई भी सपोज ऐसा कांस्टेंट मान लेते हैं कि इसका इतना वेट था, तो पहले अगर 2c था तो ये कितना हो जाएगा, 4c हो जाएगा, डबल हो जाएगा वेट। ठीक है,
बट जो क्रोमोसोम्स का नंबर है वो कांस्टेंट रहेगा। सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स आल्सो अकर इन दिस फेज। हिस्टोन प्रोटीन्स बच्चे ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कि जो पर्टिकुलर डीएनए होता है उसको इस तरीके से उसकी पैकिंग के अंदर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर सेंटर में क्या होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स। हिस्टोन नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स बेसिकली डीएनए की पैकिंग के अंदर हेल्प करते हैं, तो यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन्स इधर बन जाएंगे, ठीक है। अब एनिमल सेल्स के अंदर बात करें तो सेंट्रियोल डुप्लीकेशन और प्रोटीन सिंथेसिस भी होगा किसके अंदर, इस पर्टिकुलर एस फेज के अंदर। सेंट्रियोल डुप्लीकेशन, सेंट्रियोल एक ऐसा ऑर्गेनेली होता है जो सिर्फ एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होता है, तो अब वो प्रेजेंट है तो उसको भी डुप्लीकेट कर लेंगे, 1 से 2 बन जाएंगे वो भी। तो इस तरीके से सेंट्रियोल डुप्लीकेशन होगा। और ये सेंट्रियोल्स प्रेजेंट क्यों होते हैं, क्या इनका फंक्शन रहता है, ये यहाँ पर स्पिंडल अपरेटस फॉर्मेशन के अंदर हेल्प करेंगे। देखो बच्चे यहाँ पर ये सेंट्रियोल्स प्रेजेंट है, तो इस तरीके से ये स्पिंडल अपरेटस यहाँ पे फॉर्म करेंगे, और स्पिंडल अपरेटस फॉर्म जब ये करते हैं तो जो हमारे क्रोमोसोम्स है वो डिवाइड हो जाते हैं। आगे हम बात करेंगे गैप 2 फेज की। गैप 2 फेज इट इज द सेकंड गैप फेज प्रेजेंट बिटवीन एस फेज एंड एम फेज। देखो बच्चे ये गैप 2 फेज है, इधर एक तरफ एम फेज एक तरफ एस फेज। एस फेज में डीएनए सिंथेसिस हो चुका है, एम फेज में माइटोसिस होना है, सेल डिवीजन होना है, तो उससे पहले एक गैप और ले लेगा सेल, और उस गैप को हम बोलेंगे सेकेंड गैप, ठीक है। अब इस गैप में होता क्या है, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन इसके अंदर बनेगा। ट्यूब्यूलिन प्रोटीन हमारी जो बोल सकते हैं जिस तरीके से जो साइटोस्केलेटन होता है सेल के अंदर प्रेजेंट, ठीक है, वो साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। जो सेल का स्केलेटन होता है, जो सेल को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा, उसको हम साइटोस्केलेटन बोलते हैं, और उस साइटोस्केलेटन को बनाने के लिए ट्यूब्यूलिन नाम का प्रोटीन होता है, वो उसमें हेल्प करता है। तो ये सारी चीज़ें होंगी। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया की फॉर्मेशन होगी, क्लोरोप्लास्ट की फॉर्मेशन होगी, और गोल्जी बॉडी भी डुप्लीकेट करेगी इस फेज के अंदर। तो ये सारे 1 से 2 बन जाएंगे, डुप्लीकेशन हो जाएगा इन सब का। तो बाकी सारे ऑर्गेनेलीज हमारे गैप 1 में बन गए थे, और ये जो बचे कुचे थे ये हमारे किस में बनेंगे, गैप 2 में बनेंगे। अब यहाँ पर डीएनए सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगा, और कुछ आरएनए और कुछ प्रोटीन्स पहले बने थे गैप 1 में, कुछ यहाँ पे बनेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से गैप 2 फेज हमारा कंप्लीट हो जाता है, और गैप 2 फेज के अंदर उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, एम फेज आ जाएगा। अब बोल रहे हैं एनिमल्स के अंदर माइटोटिक डिवीजन इज ओनली सीन इन डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स, वेयर एज इन प्लांट सेल्स माइटोटिक डिवीजन इज सीन इन बोथ हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड सेल्स। हम बोलते हैं कि यहाँ पर जैसे अगर मैं एनिमल्स की बात करूँ तो एनिमल्स के अंदर सपोज हमारी बात करते हैं ह्यूमन बींग्स की, हमारी बॉडी के बाकी सेल्स, सभी सेल्स के अंदर जैसे 2n कंटेंट है हमारी बॉडी सेल्स का, हमारी बॉडी के सारे सेल्स के अंदर कितना क्रोमोसोमल कंटेंट है, 2n, यानी कि सबके अंदर 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम बोलते हैं कि माइटोसिस वाला जो डिवीजन है, वो जो डिवीजन है वो 2n वाले सेल्स करेंगे, ठीक है, सिर्फ डिप्लॉयड सेल्स करेंगे। हैप्लॉयड सेल्स कौन से होते हैं बच्चे हमारी बॉडी में, जो हमारे गेमीट सेल्स होते हैं, जैसे कि एग और स्पर्म, ये कभी भी माइटोटिक डिवीजन नहीं करते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर हम बात करते हैं कि माइटोटिक डिवीजन किसके अंदर देखी जाएगी, सिर्फ डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स के अंदर देखी जाएगी, ओके। जबकि प्लांट सेल्स के अंदर माइटोटिक डिवीजन इज सीन इन बोथ हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड सेल्स। भले n सेल है भले 2n सेल है, प्लांट सेल के अंदर दोनों तरीके के सेल माइटोटिक डिवीजन हमारी दिखाएंगे। तो एम फेज हमारा आ जाता है लास्ट में, सेल डिवीजन का फेज, माइटोटिक फेज, और इस फेज के अंदर फाइनली सेल डिवाइड करेगा, 1 सेल से 2 सेल बन जाएंगे। इट इज द फेज वेयर एक्चुअल सेल डिवीजन अकर, जहां पर एक्चुअली में सेल डिवीजन होता है। मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ सेल साइकिल, मोस्ट ड्रामा इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा। ड्रामेटिक फेज इसलिए बोल रहे हैं कि जो माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो माइक्रोस्कोप के नीचे बहुत ज़्यादा हमें हलचल देखने को मिलती है। हलचल क्यों देखने को मिलेगी, क्योंकि इसके अंदर हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं उनकी मूवमेंट देखने को मिलेगी। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स इधर से उधर, उधर से इधर जा रहे होंगे इस पर्टिकुलर फेज के अंदर, तो हम इसको बोलते हैं मोस्ट ड्रामेटिक फेज। क्योंकि हर कुछ समय के अंदर, क्योंकि 1 घंटे के अंदर माइटोटिक फेज कंप्लीट हो जाएगा। एक फेज के अंदर कितने स्टेप्स हैं, यहाँ पर हमने बात की थी 4 स्टेप्स है, और लास्ट में साइटोकाइनेसिस है, ठीक है। तो ये सारे 5 फेजेस इस 1 घंटे में हो जाएंगे। तो 1 घंटे के अंदर 5 फेजेस हो रहे हैं, तो समय समय पर जैसे फेज चेंज होगा, जो स्ट्रक्चर होगा सेल के न्यूक्लियस का, जो उसके अंदर सारी चीजें होंगी, सारा ऑर्गेनाइजेशन होगा, वो सारा चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं इसको मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड। इट इज ऑल्सो नोन एज इक्वेशनल डिवीजन। अब माइटोटिक डिवीजन को हम इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं, क्योंकि ये माइटोटिक डिवीजन एक ऐसा डिवीजन होता है जिसके अंदर अगर एक 2n सेल है, वो जब 2 सेल बनाएगा तो 2n ही बनाएगा।
यानी कि क्रोमोसोमल कंटेंट सेम रहता है। अगर इसके पास 46 क्रोमोसोम्स हैं तो डिवाइड होने के बाद भी इनके पास 46 रहेंगे, क्योंकि जो क्रोमोसोम है उसने डुप्लीकेट कर लिया पहले ही, ठीक है। तो डुप्लीकेशन के बाद वो वापस से नॉर्मल कंटेंट पे आ जाएगा। पर मियोटिक डिवीजन की अगर बात करें तो मियोटिक डिवीजन में अगर एक 2n सेल है, कौन सा डिवीजन, मियोटिक। मियोटिक डिवीजन के अंदर अगर एक डिप्लॉइड सेल है 46 क्रोमोसोम वाला, ये 4 डॉटर सेल्स बनाता है और चारों के पास कितना होता है, हैप्लॉइड कंटेंट, यानी कि 23 क्रोमोसोम्स। तो 23 क्रोमोसोम्स वाली सेल डिवीजन, 46 से कितने बने, 23, तो इसको हम बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। जबकि हमारे माइटोटिक फेज के अंदर, जिसके अंदर क्या हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है, इसके अंदर इक्वेशनल डिवीजन चलता है, इक्वल डिवीजन होगा। जितने क्रोमोसोम पेरेंट सेल में होंगे उतने ही हमारे डॉटर सेल में होंगे, बिकॉज नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन पेरेंट एंड प्रोजेनी आर सेम। इट कंसिस्ट ऑफ 2 प्रोसेसेस। अब एम फेज के अंदर बेसिकली मोटे मोटे 2 प्रोसेस होते हैं। जैसे अगर एक सेल को डिवाइड करना है तो सेल का पहले न्यूक्लियस जो होता है वो डिवाइड करता है। जैसे ये न्यूक्लियस पहले था तो ये न्यूक्लियस धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा, फिर फाइनली कैसा हो जाएगा, फिर ये न्यूक्लियस 1 से 2 हो जाएंगे, और फिर क्या होगा, फिर ये सेल यहाँ से ऐसे डिवाइड करेगा एंड अल्टीमेटली 1 सेल से 2 सेल। तो क्या हो रहा है ना, पहले न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड कर रहा है। तो 2 टर्म्स आती हैं, वन इज कैरियोकाइनेसिस एंड द अदर वन इज साइटोकाइनेसिस। एक तो हो रहा है कैरियोकाइनेसिस, दूसरा साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब है जब न्यूक्लियस डिवाइड करता है, और साइटोकाइनेसिस का मतलब है जब साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं माइटोटिक फेज की पर्टिकुलर स्टेजेस की। तो इसकी 4 स्टेजेस रहेंगी। 4 स्टेजेस में से अगर मैं पहली स्टेज की बात करूं तो पहली स्टेज हमारी, हमने याद किया था पीमैट से, और उसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है पीमैट सी। तो सबसे पहले प्रोफेज। प्रोफेज के अंदर देखो बच्चे, न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है इसकी धीरे धीरे डिसअपियर होना शुरू हो गई है, ठीक है। और ये बाकी जो सेल ऑर्गेनाइज होंगे वो भी धीरे धीरे डिसअपियर होना शुरू हो जाएंगे। और अब सेल ने ठान लिया है कि मैं डिवाइड करूंगा सेल को, पूरा जो न्यूक्लियस है उसने ठान लिया है कि मैं पूरा डिवाइड करूंगा। तो न्यूक्लियस को पूरा स्पेस चाहिए, तो इसलिए वो यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपनी हटा देगा और पूरा फैल जाएगा सेल के अंदर। तो इस तरीके से यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे डिसअपियर होना शुरू हो जाती है। क्रोमोसोम्स दिखने शुरू हो गए हैं। जो क्रोमेटिन प्रेजेंट था पहले वो अब विजिबल हो गया है क्रोमोसोम्स की फॉर्म में, और यहाँ पर धीरे धीरे जो हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर होना शुरू हो गई है। मेटाफेज। मेटाफेज के अंदर सेल के मिडल के अंदर क्रोमोसोम्स अपने आप को अलाइन कर लेते हैं। इस इमेजिनरी लाइन के ऊपर जिसपे क्रोमोसोम्स ने अपने आप को अलाइन किया है, उस इमेजिनरी लाइन को हम बोलते हैं मेटाफेजिक प्लेट। तो मेटाफेजिक प्लेट के ऊपर क्रोमोसोम्स अपने आप को अलाइन करना शुरू कर देते हैं। एनाफेज नेक्स्ट फेज है। एनाफेज में अवे जाएंगे, दूर जाएंगे। मेटाफेजिक प्लेट जो यहाँ पर थी उससे दूर जाना शुरू हो गए क्रोमोसोम्स, और यहाँ पर फाइनली फिर टीलोफेज के अंदर बिल्कुल किनारे पे चले जाते हैं, और अल्टीमेटली देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस से दिखनी शुरू हो गई। तो न्यूक्लियस डिवाइड कर चुका है अब यहाँ पर, अब क्या करेगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। तो कैरियोकाइनेसिस, यहाँ तक कैरियोकाइनेसिस चला है, यहाँ के बाद क्या चलेगा, साइटोकाइनेसिस चलेगा। तो अब यहाँ पर साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा और फाइनली 1 से 2 सेल हमारे बन जाएंगे, और सेल साइकिल यहाँ पर खत्म हो जाएगा। So this was all about cell cycle. I hope वीडियो आपके लिए जरूर हेल्पफुल रहा होगा. In case it was helpful, please subscribe to my channel and I will meet you soon in my next videos. Till then, take care. Bye bye.